नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब एग्जामपुर एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं टीएसटी पीएचटी एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी टीचर डीएसएसबी आरपीएससी जो भी टीचर हो सभी के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पृथ्वी का परिक्रमण और उसका प्रभाव क्या है, इस सब के बारे में आज हम करने वाले हैं। फिजिकल जियोग्राफी अभी चल रहा है। इसके पहले हम लोग ने 3 वीडियो आपको बना के दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, जो है आपको वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है। अभी तक हम लोगों ने 109 क्वेश्चन हल कर लिए हैं फिजिकल में, आज 110वां क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है कि कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। कोरियालिस बल के बारे में बताना है। ऑप्शन है कि यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है, यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, यह वायु की गति के समानुपातिक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, कोरियालिस बल। ठीक, चलिए अगर पूछे कि कोरियालिस बल ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर कितना होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर प्रश्न यहाँ से बनता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक, भूमध्य रेखा पर ये न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोरियालिस प्रभाव का कारण है। कोरियालिस प्रभाव का कारण बताना है। ऑप्शन है केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, केवल सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिभ्रमण, ताप एवं दाब प्रवणता। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना। कोरियालिस प्रभाव जो है उसका कारण है केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रमिलता की प्रक्रियाओं की पहचान कीजिए। इसमें ऑप्शन है त्वरण, घर्षणात्मक प्रभाव, खुरदरापन, घूर्णन, कोणीय वेग। नीचे ऑप्शन दिया है ए बी सी डी डी ई ए ई। तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसमें डी और ई ऑप्शन सही है। भ्रमिलता जो है ये घूर्णन और कोणीय वेग इसकी जो है प्रक्रिया की पहचान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पोलर फ्लाइंग बल किससे संबंधित है? ऑप्शन है ज्वारीय बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, पृथ्वी का परिक्रमण से, पृथ्वी का घूर्णन से। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है पोलर फ्लाइंग बल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है। पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। बताइए इसमें कौन सा सही है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण है कि पृथ्वी का झुका होना। कहाँ झुका होना? अपनी धुरी पर झुका होना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कोरियालिस बल एवं इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है, ठीक ध्रुवों पर यह शून्य होता है, यह पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, पवनों में विक्षेपण ध्रुवों के निकट अधिक पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक ध्रुवों पर यह शून्य होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अभी हमने पहले इसके बारे में बताया था कि ये ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक, ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर ये न्यूनतम होता है या शून्य होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जिसे कि अपसौर का नाम दिया जाता है। ऑप्शन है इनहेलियन, सूर्योच्च अपसौर, उपसौर, क्लोसे हेलियन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है, उसे सूर्योच्च या अपसौर कहा जाता है। नाम उसी में ऐड कर दिया है, बस पकड़ने वाली बात थी। 4 जुलाई को जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, और 3 जनवरी अभी बीती है, 3 जनवरी को उपसौर जो होता है, क्योंकि उस दिन सूर्य और पृथ्वी बहुत पास में होते हैं। ठीक, तो उस दिन उपसौर होता है और ये 3 जनवरी को होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से भिन्नताएं निम्न कारण से होती हैं। कौन कारण है? पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार तरीके से सूर्य के चारों ओर घूर्णन, पृथ्वी का इसकी धुरी पर घूर्णन, नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन, स्थान की अक्षांश स्थिति। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, क्योंकि अब बताना है क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन है कि इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का मार्ग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है, इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि समान है, इसकी घूर्णन की अवधि पृथ्वी के समान है, घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान ही है। इसमें बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि समान है, इसीलिए जो है एक ही फलक दिखाई देता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एक घूर्णन लगभग ... में पूरा करती है, कितना समय में पूरा करती है आपको बताना है। ये बहुत फेमस है, 24 घंटे में पूरा करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, टोटल ये करती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक,
और इसी को जो है 24 घंटा बोला जाता है। ठीक, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि पृथ्वी अपने कक्ष तल, पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये जो कोण बनाती है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत फेमस प्रश्न है ये इसका, जो है कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन, ग्रही पवनों का तंत्र। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का घूर्णन। कोरियालिस बल जो उत्पन्न होता है वो उसका उत्तरदायी पृथ्वी का घूर्णन है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को कहते हैं। तो वायुमंडलीय परत क्या कहते हैं? ऑप्शन है आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल। बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो उसे बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। ठीक, समताप मंडल, इसमें जहाज उड़ाई जाती है। ठीक, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, सभी मौसमी घटना। ठीक, अब वायुमंडल जो है वायुमंडल में जो है वो उपग्रहों को छोड़ा जाता है। ठीक, इसमें उपग्रहों को छोड़ा जाता है, ये भी बहुत फेमस है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एयरी एवं प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की गई। ऑप्शन दिया है हिस्कैनन द्वारा, होम्स द्वारा, जोली द्वारा, हेफोर्ड द्वारा। तो भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एयरी एवं प्राट के सिद्धांत के समन्वय कौन किया था? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है हिस्कैनन द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा? हिस्कैनन द्वारा। चलिए GIC GDC लेक्चरर, ये सब में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगला है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को निम्न नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से उसे जाना जाता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है? अभी इसके बारे में बात किया गया था 4 जुलाई को ऑफशोर। चलिए अगला देखते हैं। क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? हाँ, अयोग्य, नहीं, पता नहीं। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है हाँ, पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है, ये बात सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। किस कारण होता है? ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के
अक्ष का इसके पक्ष के समतल झुकाव। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो मौसमी परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ठीक, चलिए, और दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126। प्रश्न है कि समोच्च रेखाएं हैं। ऑप्शन है समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं। तो इनमें कौन सा सही है? तो समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू। तो इसका सही ऑप्शन कौन है? तो अभी इसके बारे में हम लोग पीछे चर्चा किए थे। जब निकटतम हो तो उसे उपसौर कहा जाता है और ये 3 जनवरी को होती है। चलिए अगला देखते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? युति, वियुति, सिजकी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है उसे सिजकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे सिजकी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहीं ध्यान लीजिए, युति और वियुति जो इसको डिफाइन करते हैं लोग। ये जब युति कब होता है और वियुति कब होता है? जब ये सूर्य चंद्रमा दोनों पृथ्वी की ओर होते हैं तब जो है युति होता है, और पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा दूसरी ओर चंद्रमा हो तब वियुति होता है। ठीक, चलिए युति जो है वो अमावस्या को होता है, अमावस्या को, और वियुति जो है वो पूर्णिमा को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन कारक युग्म पृथ्वी के महासागरी तथा महासागरी तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। 1 2, 2 3, 3 4 और 1 4। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1 और 4, पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शरद अयनांत 22 दिसंबर के समय सूर्य के किरणों के आपतन से कर्क रेखा पर निम्न में से किस कोण का निर्माण होता है? ऑप्शन है 23.5 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री, 66 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है इसका 43 डिग्री। ठीक, कितने आपतन कोण पर होता है? तो 43 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। स्प्रिंग इक्विनास निम्नलिखित में से कब होता है? ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है 21 मार्च। 21 मार्च को जो है स्प्रिंग इक्विनास होता है। ठीक, और 23 सितंबर को पूछे क्या होता है? तो 23 सितंबर को बोरियल
इक्विनाश होता है, बोरियल इक्विनाश। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपसौर की स्थिति होती है, अभी हमने बात किया था 4 जुलाई को होती है। चलिए अगला देखते हैं। कथन और कारण। वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता है। कारण है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण विक्षेप होता है। बताना इसमें विकल्प। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही विश्लेषण। कथन तथा कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का सही विश्लेषण नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और इसका जो है विश्लेषण भी कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की विषुवत-रेखीय परिधि है कितनी है। 40,050, 40,150, 40,076, 40,250। सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है 40,076, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ये तो विषुवत-रेखीय परिधि हो गई। ध्रुवीय परिधि अगर पूछे तो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि ये कितनी है। तो ये है 40,008। चलिए अगला देखिए। अगला है जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता हो तो। ऑप्शन है समस्त विश्व में दिन और रात एक बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं। आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र में दिन और रातें 12 घंटे की अवधि के होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है। भूमंडलीय पवन, भूविक्षेपी पवन, आकस्मिक पवन, बलात् पवन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है उसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन कारण होने वाला पवन विक्षेप भूविक्षेपी पवन कहलाता है। अगला प्रश्न है वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है। तो वो पूर्व में देखा जाता है क्योंकि वो सूर्य के उल्टा होता है। चलिए अगला है कि 2 बसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। 2 बसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। ऑप्शन है 359, 182, 363, 365। सही ऑप्शन है 365। चलिए अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। सही ऑप्शन इसका कौन सा है। सही ऑप्शन है
22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयनांत होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक। उत्तरी गोलार्ध का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध का उल्टा उत्तरी गोलार्ध में। अगला, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है उनका 22 दिसंबर को। ठीक। और हमारे यहाँ सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर के, सबसे छोटा दिन होता है वहाँ। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होती है 22 दिसंबर। अगला है कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। कहाँ चमकता है? तो ये मकर रेखा पर चमकता है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? किस स्थिति में ज्वार भाटा आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिनी कोण में होते हैं, जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिनी कोण में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिनी कोण में होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, खगोलीय इकाई ... के बीच की औसत दूरी है। किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और बुध, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। सही ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डायमंड रिंग की घटना देखी गई, कब देखी गई? पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधि क्षेत्रों के समग्र निशान के साथ, केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्र निशान के साथ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये केवल परिधि क्षेत्रों के समग्र निशान के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर, सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच। ठीक। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, ये सूर्य ग्रहण होता है। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट लगता है। इसका टोटल 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी में आने में, और चंद्रमा के प्रकाश को 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक, ये चंद्रमा का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या को, प्रतिपदा को, पूर्णमासी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है अमावस्या को जो है वो सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब उस स्थिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सिजगी, युति, वियुति, उपभू। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो उसे युति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की जननिक स्थितियां और परमाणिक ज्वार भाटा, इसमें बताना है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति होती है तब क्या होता है? ठीक, यहाँ दिया है ज्वार।
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है तो दिया है लघु ज्वार। चंद्रमा पृथ्वी के समीप स्थित हो तो दिया है अपभू। चंद्रमा पृथ्वी से दूर स्थित हो तो होता है उपभू। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीपस्थ हो तो उसे उपभू कहते हैं, जब दूर हो तो उसे अपभू कहते हैं, और सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होती हैं तो उसे लघु ज्वार आता है, और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होती हैं तो उससे दीर्घ ज्वार आता है। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन जो है दूसरे स्लाइड पे आपको मिलेगा, इस पे देख लीजिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बताए थे ना, 2, 1, 4, 3। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है सूर्य किरीट, प्रछाया, उपछाया, ब्लैक होल। सही ऑप्शन है उसे प्रछाया कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, एक चंद्र दिवस की कितनी होती है अवधि? 24 घंटा 52 मिनट, 24 घंटा 26 मिनट, 24 घंटा 30 मिनट, 24 घंटा। सही ऑप्शन है 24 घंटा 52 मिनट। ये रहा आज के प्रश्नों की श्रृंखला। कल हम लोग अक्षांश एवं देशांतर का देखेंगे। जितने भी अभी तक प्रश्न बने हैं वो सभी को देखेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।